नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी JF-17 को एक के बाद एक कौन सी बुरी खबरें सहनी पड़ रही हैं? राफेल से किस मिसाइल की टेस्टिंग की गई है? चाइनीज J-20 में अब कौन सा इंजन लगाया गया है? टर्की ने किस बात का हर्जाना अमेरिका से मांगा है? लद्दाख में चाइना कौन सा गेम खेल रहा है? एम का और 2 इंजन वाले नेवल तेजस की क्या अपडेट है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फाइटर जेट सेक्शन से। बात पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की करें तो उससे रिलेटेड कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन फैला दी जाती है जो बाद में सही नहीं पाई जाती है। पिछले दिनों पाकिस्तानी मीडिया में खबर चलाई गई कि अर्जेंटीना कुल 12 JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान से खरीद रहा है, लेकिन कुछ ही समय में अर्जेंटीना की तरफ से अपडेट आई कि हमने तो अभी तक किसी फाइटर जेट को सेलेक्ट ही नहीं किया है। यहां बात नहीं बनी तो फिर से एक और इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि अब इराक भी JF-17 फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। वहां से भी अपडेट आई कि उनके पास तो पहले से ही अमेरिका से लिए हुए टोटल 26 F-16 मौजूद हैं, जो हर पैरामीटर में JF-17 से बहुत बेहतर हैं। अगर इराक और ज्यादा फाइटर जेट्स खरीदेगा तो F-16 से बेहतर ही खरीदेगा। वैसे JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट के बारे में चाइना ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट के साथ PL-15 BVR मिसाइल्स को लगाए जाने की बात की जा रही थी और इसकी रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक भी बताई जाती थी। लेकिन अभी हाल ही में हुए जुहाई एयर शो में खुद चाइना ने माना कि PL-15 की रेंज मात्र 145 किलोमीटर है। यह रेंज अस्त्रा मार्क 2 से भी कम है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर रहेगी। और इस हिसाब से PL-15 राफेल में लगी मीटियोर BVR मिसाइल के सामने कहीं नहीं ठहरती है। बात राफेल की करें तो इंडियन एयरफोर्स ने राफेल की स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ फोटो शेयर की है। राफेल के साथ कई बेहतरीन मिसाइल्स का पैकेज भी लिया गया है, जिसमें मीटियोर BVR मिसाइल, स्कैल्प, माइका और हैमर जैसी मिसाइल्स शामिल हैं। इसी कारण राफेल हमें काफी महंगे मिले हैं। स्कैल्प मिसाइल एक स्टेल्थी क्रूज मिसाइल है जिसे दुश्मन के रडार ट्रैक नहीं कर पाते हैं। यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए 500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के हाईली प्रोटेक्टेड हाई वैल्यू एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। भारत के पास स्कैल्प के अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, जो फाइटर जेट से छोड़ने के बाद अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी और स्पीड के लिए जानी जाती है। अगली अपडेट एमका की है। एमका जो भारत का पहला स्टेल्थी फाइटर जेट होने जा रहा है, जिसकी पहली फ्लाइट 2025 में हो जाएगी। इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आई है। एमका में अपने मेन रडार के इस्तेमाल के बिना भी पैसिव तरीके से दुश्मन को टारगेट करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी EOTS भी लगाया जाएगा, जैसा अमेरिकी F-35 में लगा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर की 2 कंपनीज इसी EOTS सिस्टम के प्रोटोटाइप को अगले 1 वर्ष में DRDO को सौंप देंगी, जिन्हें बाद में एमका के प्रोटोटाइप में लगाया जाएगा। इनकी सहायता से एमका एयर टू ग्राउंड मिशंस के अलावा निगरानी व जासूसी का काम भी अच्छी तरह से कर पाएगा। इंडियन नेवी के लिए जो 2 इंजन वाला नेवल तेजस बनाया जा रहा है, जिसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट कहा जाता है, इसको लेकर भी एक अपडेट आई है। इसके डिजाइन को फाइनलाइज किया जा चुका है। यह 25 टन से ज्यादा वजनी फाइटर जेट फोल्ड होने लायक विंग्स के साथ आएगा और इसके डिजाइन में कई स्टेल्थी एलिमेंट्स भी जोड़े जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो जाएगी और यह 2 इंजन वाला नेवल तेजस 2032 में सभी MiG-29K फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। बात चाइनीज J-20 की करें तो चाइना ने अपने जुहाई एयर शो के दौरान अपने J-20 फाइटर जेट को नए इंजन्स के साथ प्रदर्शित किया है। J-20 में पहले रशियन AL-31 इंजन लगाए जाते थे। इन रशियन इंजन्स की मैक्सिमम थ्रस्ट 123 किलो न्यूटन थी। अब J-20 में चाइनीज मेड WS-10C इंजन्स को लगाया गया है, जो 147 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। हालांकि यह चाइनीज क्लेम है, लेकिन फिर भी अगर इन्हें माना जाए तो J-20 की कुल थ्रस्ट 294 किलो न्यूटन तक हो गई है।
चाइना के अनुसार उनका J-20 एक 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट है जो अमेरिकन F-22 रैप्टर को टक्कर दे सकता है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट इसे पूरी तरह से स्टेल्थी नहीं मानते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें ज्यादातर अमेरिकन टेक्नोलॉजीज को ही कॉपी करके लगाया गया है और इसकी वास्तविक परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसा चाइना दावा करता आया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा किया गया है कि चाइना ने रशियन Su-35 को सिर्फ एवियोनिक्स और इंजन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए ही खरीदा था। दोस्तों अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। एयरक्राफ्ट कैरियर की पहली अपडेट जापान की तरफ से आई है। जापान ने अपने 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स के डेक को मॉडिफाई करके इन्हें फ्लैट डेक के रूप में बदल दिया है। इसके ऊपर इसी वीक से अमेरिका से लिए गए स्टेल्थी F-35 के B वेरिएंट ऑपरेट करेंगे जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। यानी जापान के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं जो स्टेल्थी फाइटर जेट्स के साथ साथ एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं और यह चाइना को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। भारत भी जल्दी ही 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स को तैयार करवाने वाला है। भारत के स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर भी अपडेट आई है कि इसके 3rd फेज के सी ट्रायल्स जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। 2 सी ट्रायल्स सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं और अगले वर्ष में अप्रैल तक इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। 45,000 टन वजनी INS विक्रांत की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है और यह 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल इस पर 26 MiG-29K फाइटर जेट्स और 10 कैमोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा एंटी सबमरीन मिशंस के लिए लिए गए अमेरिकी MH-60R हेलीकॉप्टर्स भी इस पर ऑपरेट करेंगे। टर्की को लेकर कई अपडेट्स आई हैं। टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान यूनाइटेड नेशंस असेंबली में भाग लेने गए थे। वहां काफी कोशिश की गई कि किसी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मीटिंग हो सके, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने मिलने का टाइम ही नहीं दिया। इसे टर्की के राष्ट्रपति का अपमान माना गया और अब टर्की की तरफ से कहा गया है कि वह रशिया से और अधिक S-400A डिफेंस सिस्टम्स खरीदेगा, फिर चाहे अमेरिका कितने ही सैंक्शंस क्यों ना लगा दे। रशिया से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण ही टर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया गया। खास बात यह है कि अब टर्की इस नुकसान के लिए भी अमेरिका से हर्जाना मांग रहा है। अमेरिका ने टर्की को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के इंजन्स की सप्लाई रोककर टर्की और पाकिस्तान के बीच हुई T-129 हेलीकॉप्टर्स की डील को भी कैंसिल करवा दिया था। टर्की से पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी प्रेसिडेंट बाइडेन ने मीटिंग नहीं की थी। वहीं भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ लंबी मीटिंग की गई और उनका भव्य स्वागत भी किया गया। बात लद्दाख की करें तो चाइना एक अलग ही गेम खेल रहा है। चाइना ने हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को लद्दाख बॉर्डर के नजदीक तैनात कर रखा है। आर्टिलरी सिस्टम्स भी लगा रखे हैं, ड्रोन्स भी उड़ा रहा है। अपने एयर बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया से लिए S-400A डिफेंस सिस्टम को भी लगा रखा है। लेकिन जब भारत ने अमेरिका से ली गई अल्ट्रा लाइट वेट की M777 होवित्जर की तैनाती लद्दाख में कर दी तो यही चाइना इसे उकसावे की कार्रवाई बता रहा है। यानी कि चाइना का कहना है कि वह जितने भी हथियार बॉर्डर के नजदीक लगा रहा है वह तो पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए है। खैर, भारत अब चाइना के इस तरह के फॉल्स नैरेटिव को अच्छे से समझ चुका है। जो M777 अमेरिकी होवित्जर लगाई गई है वह 155 कैलिबर की शेल्स को लॉन्च कर सकती है, फिर भी इसका वजन महज 4200 किलोग्राम है। इसके कई हिस्से हल्के लेकिन बेहद मजबूत टाइटेनियम से बनाए गए हैं। भारत ने M777 होवित्जर की 3 रेजिमेंट्स को लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय कर दिया है। हर एक रेजिमेंट में 18 होवित्जर्स हैं। M777 के हल्के वजन की वजह से इसे आसानी से ट्रक से टो करके व शिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके भी ले जाया जा सकता है। M777 की खास बात यह है कि इसमें 2 तरह की शेल्स इस्तेमाल हो सकती हैं। M107 शेल्स की रेंज 24 किलोमीटर तक है, तो वहीं एक्सकैलिबर शेल जो एक गाइडेड आर्टिलरी शेल है, इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। 40 किलोमीटर दूर जाकर भी यह मात्र 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है।
चाइना को इसी एक्यूरेसी से परेशानी हो रही है। वैसे भारत ने इसके अलावा भी सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर K9 वज्रा की एक रेजिमेंट को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है। K9 वज्रा 50 किलोमीटर दूर तक शेल्स को फायर कर सकता है। दोस्तों, ये थी पिछले कुछ दिनों की बड़ी डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।